हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। इसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम फ्लड डायनेमिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर पहला है, जिसमें हम स्ट्रीमलाइन पढ़ते आ रहे हैं। और स्ट्रीमलाइन के बारे में मैंने स्ट्रीमलाइन की जो इक्वेशन होती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था और उसकी इक्वेशन प्रूव करके दिखाई हुई थी। तो अगर आपने स्ट्रीमलाइन नहीं पढ़ा है तो आप पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद आप जब ये पाथ लाइन समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर जो पाथ लाइन है, ये पाथ लाइन होता क्या है। तो मैंने फ्लड डायनेमिक्स में आप लोगों को बताया हुआ था कि फ्लड डायनेमिक्स में हम फ्लड के बारे में पढ़ते हैं कि जो फ्लूड होता है वो किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने स्ट्रीमलाइन के बारे में बता दिया था कि स्ट्रीमलाइन होता क्या है। जब फ्लो होता है वाटर तो उसमें स्ट्रीमलाइन कैसे हम निकालते हैं वो चीज बताई थी। आज हम पाथ लाइन बताएंगे। ठीक है, तो पाथ लाइन बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेस है। स्पेस जानते हैं, जैसे कोई भी स्पेस का मतलब है जहाँ पर वाटर है वो फ्लो हो रहा है। तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेस है यहाँ पर, और स्पेस, मान लीजिए ये कोई एक स्पेस है। ठीक है, ऐसा स्पेस मैं बना देता हूँ और इस स्पेस में वाटर फ्लो हो रहा है। और जब वाटर फ्लो होगा तो यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रास्ता होता है उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप लोग कभी देखते होंगे कि जो वाटर है उसका जो पार्टिकल होता है, तो कभी कभी पार्टिकल यहाँ से, मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, जब यहाँ से इस डायरेक्शन में आया है, तो इस डायरेक्शन में आया हुआ है, यहाँ पर कोई मान लीजिए कि T1 टाइम पर आया यहाँ तक, फिर यहाँ T2 टाइम तक आया, फिर मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये T3 हो गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ हो गया तो T4 हो गया, फिर T5 हो गया, T6 हो गया, ऐसे करके T7 हो गया। तो आपने देखा कि ये जो पार्टिकल है वो पहले यहाँ आया, T2 की तरफ आया, फिर T3 आया, फिर T4 आया, फिर इसी तरह T5 आया, फिर T6 आया और T7 आया। तो कहने का मतलब है कि ये क्या बन गई, रास्ता बन गया। तो यही हमारा पाथ लाइन होता है। जब पार्टिकल यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में जाता है, मतलब T1 से T2 मान लीजिए चला गया, तो कोई ना कोई एक वेलोसिटी से जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए कि तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक होता है यहाँ पर मान लीजिए जेड कंपोनेंट, और यहाँ पर मान लीजिए वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये जेड कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो ये है। अब ये किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन की ओर भी जा सकता है, जेड भी जा सकता है, एंड वाई डायरेक्शन की ओर भी जा सकता है। लेकिन जब ये जाएगा तो एक क्या बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया हुआ है। लेकिन इसमें हमें कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ही बताया हुआ है कि पाथ लाइन होता क्या है। तो पाथ लाइन आप कह सकते हो कि इसमें मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, और डेफिनेशन के बाद इसकी जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें आप लिखेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इसमें आप लिखेंगे द कर्व। मैंने बोला ना अभी कि द कर्व डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द कर्व डिस्क्राइब इन स्पेस।
द कर्व डिस्क्राइब इन स्पेस, जब देखिए पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो कोई ना कोई एक कर्व के तरीके जाएगा ही, ठीक है ना। बाई ए मूविंग फ्लूइड, कहा था ना मैंने, हर चीज वही लिखना है हमें, है ना। मूविंग फ्लूइड एलिमेंट, मूविंग फ्लूइड एलिमेंट इज known as its path line, ठीक है। और या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक ट्रैजेक्टरी आपने पढ़ा होगा बीएससी में, है ना, तो ट्रैजेक्टरी, द पाथ लाइन, द पाथ लाइन is obtained by giving the position of an element, ठीक है, as a function, as a function of line, सॉरी लाइन नहीं, हम ये टाइम, ठीक है, ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम that is path line is given by, ऐसा आपको लिखना है, given by। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन की बात कर रहा है तो ये फंक्शन कैसा, तो मैंने बोला था कि जब कोई भी एलिमेंट होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जहां भी मूव करेगा वो एक पाथ लाइन बन जाएगी। लेकिन जब मूव करेगा तो वहां पर कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आपको जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी की और दूसरी जरूरत पड़ेगी कंपोनेंट की, है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिर्फ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्यू वेक्टर, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, क्लियर। अब देखिए जब भी हम, मैं बोल दे रहा हूँ, जब एक्स वाई जेड कंपोनेंट होते हैं ना तो उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्यू होगा तो ये कार्टेशियन फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो वेक्टर के बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। अब यहाँ पर देखिए जो यू वी डब्ल्यू है ये क्या है, ये आपकी वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन की हो जाएगी बस वहीं पर हो जाएगा। तो देखिए u क्या होता है, u को बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और फिर यहाँ पर आई कैप लगा लीजिएगा, v की जगह डी वाई अपॉन डी टी और j कैप लगा लीजिएगा, और w डी जेड अपॉन डी टी और k कैप लगा लीजिए, क्लियर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देखूं फंक्शन डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये u का फंक्शन है कि नहीं है, और u में क्या होगा, x होगा, y होगा, z होगा और t होगा, ये सभी सेम होंगे। लेकिन u आप समझिएगा कि सिर्फ किसकी बात कर रहा है, x की।
फिर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर v होगा और ये सेम रहते हैं एक्स वाई जेड और टी। ये फॉर्मूला है, एक प्रकार से इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन याद रखिएगा। क्या है कि इक्वेशन है, पाथ लाइन की इक्वेशन है, डी जेड अपॉन डी टी है, सॉरी यहाँ पर जो मैंने टी लिख दिया वहां पर हम ये क्या रखेंगे, यहाँ पर टी रखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम टी रखेंगे, ये भी टी रखेंगे और ये भी टी रखेंगे, और ये क्या होगा, जेड का यू वी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू का फंक्शन होगा एक्स वाई जेड और टी। तो देखिए यहाँ पर जो अंदर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट होते हैं वो सभी सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर u क्या बताता है कि ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये z डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, ये आपकी पाथ लाइन इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिखने वाला हूँ, आप लोग भी फेयर बना रहे हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर पाथ लाइन इक्वेशन या पाथ लाइन फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, फंक्शन क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों ने पाथ लाइन के बारे में समझा कि जो भी पार्टिकल होता है वो पार्टिकल जिस जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो एक क्या बनाता जा रहा है, वो एक कर्व की तरीके एक रास्ता बनाता जा रहा है, और उस रास्ते को ही हम पाथ लाइन बताते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई मैप देखा होगा, है कि नहीं है, जब मैप गूगल मैप ऑन करते हो तो गूगल मैप में जब आप लोग कहीं को जाते हो तो एक डायरेक्शन बन के ऐसे ऐसे, मान लीजिए यहाँ यहाँ ऐसे जाते हैं, रास्ता यही है। तो ये जो पाथ बन के गया, यही पाथ एलिमेंट में भी होता है, और इसी पाथ को ही क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। तो आई होप आपको पाथ लाइन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम पाथ लाइन के बारे में बात करेंगे, पाथ लाइन के बाद बात करेंगे स्ट्रीम सरफेस। स्ट्रीम सरफेस क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रीम सरफेस की। स्ट्रीम सरफेस, देखिए स्ट्रीम सरफेस क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है, फ्लड है उसमें। तो जैसे मान लीजिए एक मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये क्या है हमारा एक कंटेनर, ठीक है, ये थोड़ा सीधा बनाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो सरफेस होता है उस सरफेस में वाटर होगा कि नहीं होगा, तो वो वाटर का ये क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का क्या होता है स्ट्रीम सरफेस होगा। जैसे स्ट्रीम लाइन होता है ना, वैसे ही स्ट्रीम सरफेस कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको यहाँ पर जब डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बना रहा हूँ डायग्राम, ये बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रीम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए ए स्ट्रीम सरफेस, ए स्ट्रीम सरफेस इज ए सरफेस मेड बाय द स्ट्रीम लाइन, मतलब ये स्ट्रीम लाइन के द्वारा ही बनाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है स्ट्रीम लाइन, तो आप जानते हो कि जहां से कोई पॉइंट किसी इंस्टेंट टाइम पर क्या होता है
वहां से गुजरता हुआ, ठीक है। थ्रो, पासिंग थ्रो एन आर्बिट्ररी लाइन इन द फ्लड रीजन। फ्लड रीजन का मतलब जानते हो ना, वो एरिया, ठीक है। रीजन एट एनी इंस्टेंट टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए स्ट्रीम सरफेस इज, एक स्ट्रीम सरफेस जो होता है वो किसके द्वारा बनाता है, स्ट्रीम लाइन के द्वारा बनाता है। और स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि जहां से कोई भी एक जो फ्लड है उसका जो पार्टिकल है वो किसी इंस्टेंट टाइम पर क्या होता है, वहां से गुजरता है, पासिंग थ्रू होता है। तो ये जो एरो बने हुए हैं ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से स्ट्रीम लाइन में पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ से बह रहे हैं। तो एक ये इंस्टेंट टाइम का क्या, मैंने मान लो फोटो खींच लिया तो इसकी इमेज आ गई, तो वो ये क्या हो गया, स्ट्रीम सरफेस हो गया। अब स्ट्रीम सरफेस के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रीम ट्यूब के बारे में। ये स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आते भी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रीम ट्यूब, देखिए स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे स्ट्रीम सरफेस है सेम टू सेम स्ट्रीम ट्यूब है। बस बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ट्यूब क्या है, एक पाइप है। मान लीजिए एक ये पाइप है हमारा, ठीक है। यहाँ से ऐसे पाइप जा रहा है, ठीक है। सॉरी पाइप तो वही है, लेकिन पाइप के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए ये वाटर हमारा फ्लो हो रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये वाटर फ्लो हो रहा है। और जब वाटर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर एक डायरेक्शन होगी किसकी, स्ट्रीम लाइन की, ठीक है। मान लीजिए वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कि यहीं से ही सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंस्टेंट टाइम पर पासिंग थ्रू हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए स्ट्रीम ट्यूब इज obtained by drawing in the streamline lines through every ये जितनी भी डेफिनेशन है प्लीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं जितना भी जो लिखवा रहा हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है, इन द फ्लूइड, ठीक है। फिर स्ट्रीम सरफेस एंड स्ट्रीम ट्यूब दोनों एक ही चीज है, कोई भी वो नहीं है, ठीक है। ट्यूब रिमेन अनचेंज्ड, मतलब ये चेंज होता ही नहीं है, ये सेम रहते हैं, ठीक है। अनचेंज्ड इन स्टडी मोशन। अब देखिए स्टडी मोशन आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने स्टडी मोशन अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि स्टडी मोशन का मतलब होता है कि जैसे कोई नल है और वो नल हमने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई एक नल है, ठीक है, और यहाँ पर
ये इस टाइप का नल है और यहाँ से आपका वाटर फ्लो हो रहा है। मान लीजिए ऐसे वाटर यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है तो ये एक लगातार फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो टाइम है, टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है और इसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी सेम है, मतलब कोई भी चीज डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सब कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो उसे ही स्टेडी मोशन बोलते हैं। हम स्टेडी मोशन के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। लेकिन अभी आप इतने समझ लो कि जैसे हम लोग कोई नल चालू करते हैं, जैसे घर में पाइपलाइन डला होता है, तो वहां पर जब नल ऑन करते हैं तो वहां पर जब पानी फ्लो होता है तो वो एक इक्वल ही होता है। ऐसा तो होता नहीं कि रुक रुक के पानी आ रहा है कि नहीं है।